नमस्कार, मैं पाटलो पाटिल बामू महान्यूज़ में आप सबका स्वागत है। आज हम पाटिल साहब से बात कर रहे हैं, विकास पाटिल साहब से, जो सीमा बायोटेक के एग्रोनॉमिस्ट है। उनका अभ्यास भी बहुत ज़्यादा है, बहुत वक्त से इसमें काम कर रहे हैं और हम बांस के बारे में, बांस की खेती के बारे में उनसे जानना चाहते हैं। नमस्कार विकास जी। नमस्कार, मैं विकास पाटिल, एग्रोनॉमिस्ट, सीमा बायोटेक कोल्हापुर। अभी जो भी बांस की खेती सब लोगों का आकर्षण बन रही है, वैसे देखा तो बांस जो है वो हल्का रहता है, लचीला रहता है और मजबूत रहता है। और ये बांस की ये विशेषता है कि कम जगह में, कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा बायोमास निर्माण करने की क्षमता पृथ्वी पर जो वनस्पति है वो बांस में है। बांस की जो विशेषता है वो हल्का है, लचीला है और मजबूत है। इसका पारंपरिक रूप से कई सारे कामों के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कि खेती के काम है, घर बांधने के लिए है, जो भी बुनाई की वस्तु है, टोपली है, चटाई है, ऐसे बहुत सारे उसके पारंपरिक उपयोग हैं। इन पारंपरिक उपयोगों को छोड़कर भी अभी ज़्यादा बांस की डिमांड देश में बढ़ रही है। क्या वजह है उसका ये वजह है कि अभी बांस हम तो पारंपरिक यूज़ के लिए उपयोग करते थे, अब उसके साथ वो आइसक्रीम की काड़ी बनाने के लिए, अगरबत्ती की काड़ी बनाने के लिए, उसके साथ बांस की ये विशेषता है कि बांस की जो भी कैलोरीफिक वैल्यू है, उसमें जो जिसको हम उष्मीय मान बोलते हैं, उष्मीय मान, तो वो उष्मीय मान 4000 किलो कैलोरीज पर केजी है। मतलब इतना उष्मीय मान शायद दूसरे किसी नैसर्गिक वस्तु में होगा। ब्रिकेट बनाने के लिए अच्छा है, वो ब्रिकेट बनाने के लिए भी अच्छा है और उसका कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो जो हम कोयला है, कोयले के बराबर है। मतलब जो भी आने वाले समय में कोयला यूज़ करने में जो भी लिमिटेशंस आने वाले हैं, उसको एक अच्छा सब्स्टिट्यूट है। मतलब कैलोरीफिक वैल्यू अच्छा होने के कारण ब्रिकेट बनाने के लिए, कोयला बनाने के लिए, और वो कोयले का सब्स्टिट्यूट, ऐसा उसका बहुत बड़ा उपयोग है। इसके साथ में जो भी हम इथेनॉल है, बायोगैस है, बायो सीएनजी, इसके उत्पादन के लिए भी जो नेचुरल संसाधन है, उसमें सबसे सस्ता और अच्छा नेचुरल संसाधन है, नैसर्गिक संसाधन है, ज़्यादा उपयोग कर सकते हैं इसका। उसके साथ अब हम कॉटन के कपड़े बनाते हैं, लेकिन उसके बाद में जो भी कपड़ा बनाने के लिए, थ्रेड बनाने के लिए जो भी नेचुरल सोर्स है वो बांस है। बांस से बना हुआ कपड़ा तो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ है और कपड़ा बनाने के लिए भी वो सस्ता संसाधन है। इसके बाद में जो भी कागज उद्योग है, आज हमारे देश में जो भी अच्छा कागज है वो नॉर्वे जैसे देश से और बाकी सारे देश से वो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन बांस से सबसे अच्छा और सबसे क्वालिटी वाला पेपर बनता है। तो अगर हमारे देश में बांस का उत्पादन अच्छा रहा तो हम उससे अच्छा गुणवत्ता का पेपर भी बना सकते हैं। मतलब आज दिन ब दिन ये कमर्शियल यूजेस ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके साथ भी जो भी फर्नीचर है, टाइल्स है, हाँ, तो इस सब के लिए जो नेचुरल सोर्स है वो बांस है, वो उससे बहुत अच्छा फर्नीचर बना सकते हैं। मुझे पूछना है, हम अब पारंपरिक तरीके से बांस की खेती कर रहे हैं, उन्हें लगाए हुए बांस है, हाँ। जो है नदी किनारे है या खेत के किनारे, जो अपने बीघा बोलते उस पर है। लेकिन ऐसे प्लांटेशन करना चाहिए क्या? ये जो आप बोले कि सब काम के लिए बांस का उपयोग होने वाला है, तो इसकी जो डिमांड है बढ़ जाएगी, तो किसानों को कमर्शियली तरीके से खेती करना चाहिए क्या? जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आज हमारे देश में देखा जाए तो हर घर में अगरबत्ती यूज़ करते हैं, लेकिन अगरबत्ती जिस बात से बनती है वो हम वियतनाम जैसे देश से इंपोर्ट करते हैं। मतलब अगरबत्ती भी हम इंपोर्ट कर रहे हैं। आज देश का देखा जाए तो करीबन 1,70,00,000 मीट्रिक टन बांस की जरूरत हमारे देश में है। इसमें हम आधा भी हमारे देश में निर्माण नहीं कर सकते, और आज के तारीख में हम चाइना, वियतनाम जैसे देशों से बांस की आयात करते हैं, प्रोडक्ट आयात कर रहे हैं, बांस भी आयात कर रहे हैं, और पेपर भी आयात कर रहे हैं। और अगर हम अपने देश में ये बांस बना सकते हैं तो अपने देश में जो भी उद्योग है उनकी भी पूर्ति कर सकते हैं, और आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उद्योग उस पर बन सकते हैं। सर, ये है कि आप बोल रहे कि ये कृषक भारत में लगने वाला है, लेकिन किसान को किस तरह से खेती करनी चाहिए? तो बांस की खेती करनी हो तो उसका कुछ ये होगा ना, कैसे लगाने हैं बांस, खेती करने के लिए क्या तरीका अपनाना है,
अभी तो देखा जाए तो अपने देश ये जो बांस है वो उष्ण कटिबंध में और समशीतोष्ण कटिबंध में आता है। मतलब बांस का जो ये नेचुरल वास रहने वाला ये एरिया है, इंडिया के पूरे एरिया में बांस नेचुरली आता है। हाँ, और हम बांस इसलिए इंडिया में कोई भी प्रकार की जमीन में आता है, कौन सी भी जमीन में वो नेचुरली आ सकता है। इसका एक ही प्रॉब्लम है कि जहाँ पानी ज़्यादा रहता है, पानी जमता है, हाँ, दलदल बोलते हैं, ऐसी जमीन वो बांस अच्छी तरह नहीं आता। तो वो जमीन छोड़ के सब प्रकार के जमीन में आता है। इसका मतलब अगर हमारे इंडिया में देखा जाए तो 4000 मिलीमीटर से जो भी बारिश है उससे 400 मिलीमीटर बारिश तक के सब एरिया में आता है। तो दूसरी एक बाजू उसकी इम्पोर्टेंट है कि जहाँ कम बारिश रहती है और उष्णता ज़्यादा रहती है, तापमान ज़्यादा रहते हैं, वहाँ भी बांस अच्छी तरह ग्रो होता है। मतलब देश का सोचा जाए तो सारे देश में हर प्रकार के वातावरण में बांस बहुत अच्छा आता है। अगर ये बांस हमें लगाना है तो हम खाली ज़मीन पे लगा सकते हैं, खेत में लगा सकते हैं। ये लगाने के लिए 10 फीट बाय 10 फीट, मतलब 10 फीट के अंतर पे हम ये लगा सकते हैं। 10 फीट बाय 10 फीट पर लगाने का है खेत में। हाँ। और उसका जो पानी का व्यवस्थापन है, खरपतवार निकालना है, वो कैसा तरीका रहता है? बांस के बारे में एक ऐसा लोगों का समझ रहता है कि ये जंगल का पीक है, जंगल की फसल है, एक बार लगा दो, उसको बाद देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम कमर्शियल उसका उत्पादन चाहते हैं, कमर्शियल इनकम चाहते हैं। तो ऐसा किया तो उससे हमें कमर्शियल उत्पादन नहीं मिलेगा। अगर हमें उसका कमर्शियल उत्पादन चाहिए तो बांस को सही उसका जल व्यवस्थापन करना चाहिए और खाद व्यवस्थापन भी करना चाहिए। बांस लगाने के बाद पहले 1-2 साल में तो उसको बार बार में पानी देना पड़ेगा। वो सेटल होने के बाद कम से कम जो भी हमारा ज़्यादा तापमान का समर सीज़न रहता है उस वक्त तो उसको पानी देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसकी यील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद खाद व्यवस्थापन है। जैसे मैंने आपको बताया कि बांस कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जैव भार निर्माण करता है। हाँ, इतना बढ़ता है तो उसको लोग खाद भी उसी तरह देना चाहिए। बांस लगाने के बाद उसको जैसे हम जितना कमर्शियली खाद देंगे, रासायनिक खाद दो, सेंद्रीय खाद दो, लेकिन उसको खाद देना चाहिए। खाद देने की एक विधि है, जब भी आप उसको पौधा एक गड्ढे में लगाते हैं उस गड्ढे में कभी रासायनिक खाद नहीं डालनी चाहिए। पौधा लगाने के बाद 15-20 साल के 15 दिन के बाद उसको खाद देना है। और जब तक बांस का आप उत्पादन लेते हैं तब तक उसको खाद जरूर देना चाहिए। यानी हर बरस उसको खाद देना जरूरी है। हर बरस उसको खाद देना जरूरी है। उत्पादन लेना ज़्यादा लेना है तो ऐसा दुर्लक्षित करना अच्छा नहीं है। उसको खाद भी देना चाहिए और सही टाइम समय पर पानी भी देना चाहिए, उसका वाटर व्यवस्थापन होना चाहिए। अभी देखा जाए तो हमने बताया कि वो ज़्यादा पानी जमने वाली ज़मीन में नहीं अच्छी तरह आता, इसलिए हमने ज़्यादा पानी दिया तो भी बांस का उत्पादन अच्छा नहीं आता। इसलिए आपको बांस लगाना है या सागौन लगाना है, जो भी ये वन्य वनस्पति उनकी खेती करने हैं, फॉरेस्ट के जो भी प्लांट लगाना है उसके लिए ड्रिप, जिसको हम टपक सिंचन बोलते हैं, वो टपक सिंचन का होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि टपक सिंचन से हम कम से कम पानी में भी उत्पादन ले सकते हैं और पर्याप्त मात्रा में उसको पानी दे सकते हैं। इसलिए टपक सिंचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यानी कि बांस की खेती करने है तो ये इसका सब ध्यान रखना पड़ेगा, ध्यान रखना जरूरी है। टपक सिंचन की व्यवस्था हो, पानी अच्छी तरह से देना, नियमित रूप से देना, सही, और खाद भी डालना। हाँ, सही। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जो किसान खेती की तरफ बढ़ रहे हैं अभी, तो उसका मार्केटिंग कैसा रहेगा? वैसे तो क्या है, आज बांस की खेती की तरफ किसान बढ़ रहे हैं, लेकिन किसान के साथ बाकी व्यापारी है, उद्योजक है, बड़े सैलरी वाले लोग हैं, वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट का बहुत अच्छा पर्याप्त है, इन्वेस्टमेंट का अच्छा पर्याप्त है, इसलिए वो बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? लेकिन बांस हमने एक बार लगाया तो पहले 3 साल उसका उत्पादन नहीं आता, लेकिन 3 साल के बाद उसका हर साल हमको उत्पादन आता है। और ये हाँ, उसमें गैप नहीं रहता। लेकिन बांस का क्या रहता है, जब फ्लावरिंग आता है तब उसका उत्पादन बंद होता है। लेकिन जो भी हमारी जो किस्में हैं अभी, बाम्बूसा बाल्कोआ जैसी किस्में हैं, वो 40 साल से 100 साल तक उत्पादन देती है। उनको फ्लावरिंग नहीं आता, उसका सीड फॉर्मेशन नहीं होता। मतलब एक बार बांस लगाया तो पहले 3 साल आपको उत्पादन नहीं मिलेगा, लेकिन उसके साथ
बाद आप 100 साल तक उसका उत्पादन और इनकम ले सकते हैं। जैसे कि एक ये प्रोविडेंट फंड जैसी ये स्कीम है, ये हमारे जो पेंशन स्कीम है ऐसी ये स्कीम है। इसलिए आज लोग इन्वेस्टमेंट प्लान की तरह देख रहे हैं। एक बार करो और बाद में वो अपने एक पेंशन की तरह है। होना पड़ेगा। हाँ, इसलिए आज अब देखा जाए तो फार्मर से ज़्यादा जो हमारे पौधे जो भी लोग लेके जाते हैं, डिमांड करते हैं, इसमें देखा जाए तो फार्मर से भी ज़्यादा जो भी उद्योजक है, बड़े सैलरी वाले लोग हैं, जो भी व्यापारी है, ऐसे कमर्शियल एटीट्यूड के लोग इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, बांस खेती की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं। तो ये देखा जाए तो एक स्पष्ट रूप है कि जिनको इन्वेस्टमेंट करनी है वो बात नहीं कर रहे हैं। इन्वायरमेंटली भी बढ़ रहा है ना उससे, तो उसका ही फायदा है। इन्वायरमेंट की तरफ से वो देखा जाए तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम आप जानते हैं। दिन ब दिन जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज वातावरण में बढ़ रहा है और उससे जो भी प्रॉब्लम आ रहे हैं पूरा वर्ल्ड उसको फेस कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग को। तो बांस को ये क्लाइमेट कूल करने वाला प्लांट बोला जाता है, क्योंकि इसमें इन्वायरमेंट से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेके ऑक्सीजन देने की क्षमता है और तापमान कम करने की क्षमता है। इसलिए इन्वायरमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर करने में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है। इम्पोर्टेंट रोल रहेगा। उसके बाद में यह है कि उसके जो भी रिश्तेदार जड़ें रहती है, वो ज़मीन की हानि, ज़मीन जो ज़्यादा पानी के बहाव से नुकसान होता है उसको भी बचाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाता है। उसके पत्ते एक साल के बाद ज़मीन पर गिरे तो ज़मीन का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता है और सॉइल का भी कंडीशन अच्छा बढ़ता है, वाटर होल्डिंग भी बढ़ता है। यानी सब तरह से देखा जाए तो बांस एक ऐसा बहुत ही वरदान है सब किसान के लिए या जो लगाने चाहते हैं। तो आपको मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो बांस की खेती करने वाले लोग आप बोले कि इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं, किसान भी आ रहा है, तो कोई इंडस्ट्री ऐसी बनेगी क्या इस पर ऐसा हो गया है कि इंडस्ट्री तो बहुत बनने वाली है, लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि उसको प्लांटेशन का क्षेत्र बहुत कम मिल रहा है। जैसे कि इथेनॉल बनाने के लिए जितना भी बांस चाहिए उतना हम बना नहीं रहे। तो आज की तारीख में जो भी बांस की सेल हो रही है वो बल्ली के हिसाब से हो रही है। मतलब एक बल्ली 100 रुपए तक उसका सेल होता है और 1 एकड़ से हम बल्ली के हिसाब से यानी पोल का मार्केट है उसका। पोल का मार्केट है, एक पोल के बेस पर ही उसका सेल हो रहा है। आगे चल के सेंट्रल गवर्नमेंट ने बाम्बू मिशन, उसके लिए नेशनल बाम्बू मिशन किया है, उसके प्रोसेसिंग के लिए भी बहुत बढ़ावा दिया है। आगे चल के जो भी सीमेंट इंडस्ट्री है, बाकी की इंडस्ट्री है, उनको कोल का यूज़ करने के लिए लिमिटेशंस आ रहा है। उनको नेचुरल रिसोर्सेस यूज़ करने के लिए जो भी गवर्नमेंट के रिस्ट्रिक्शन आ रहे हैं बायोमास के लिए, तो जो ब्रिकेट्स बनाने यूज़ करने के लिए उन पर जो कंपल्सन आ रहा है, इसके तहत देखा जाए तो वो एज अ फ्यूअल उसका बहुत उसका यूज़ होगा। और हम जो कोजन बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए भी को जनरेशन में भी उसका बहुत उसका उपयोग हो जाएगा। तो आप कहते आपके अभ्यास से ऐसा लग रहा है कि बांस की खेती करना एक बहुत मुनाफे की चीज़ रही है अभी, और किसानों को इस तरफ आना चाहिए, किसानों को बांस लगाना चाहिए और उसका सब ध्यान दे के लगना चाहिए। सिर्फ ऐसा लगाया और आएगा ऐसा नहीं होगा, कमर्शियली उस पर ध्यान देना जरूरी। सर मैं आपको आपने जो जानकारी दी है, अभी बांस की खेती बढ़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि किसान ने कौन से पौधे चूज करना चाहिए। क्लब कट से होता है, पारंपरिक तरीके जो है जो क्लब से होता है, या राइजोम से निकाल के देते हैं, और अभी नया जो तरीका आ रहा है वो टिश्यू कल्चर का। तो कौन से ऐसा पौधा लेना चाहिए किसानों ने? देखो अभी इसमें देखा जाए तो बहुत सारी किस्में हैं। हाँ, इस किस्में से भी बाम्बूसो बाल्कवा है, बाम्बूसो टुल्डा है, जो महाराष्ट्र में मानगा है वो भी है, डैंड्रोकैलमस टॉक्सी। इन सब वैरायटी में जो भी अलग अलग यूज के हिसाब से है। ये कमर्शियल है कि कमर्शियली, लेकिन उसको देखा जाए तो बाम्बूसो बाल्कवा सबसे ज़्यादा प्रेफर की है। सभी वो पारंपरिक उपयोग के लिए भी है, बुनाई के काम के लिए भी वो बहुत अच्छा है। उसके साथ में उसका कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए वो हर एक जो भी कमर्शियल नहीं यूज़ है उसके लिए वो बाम्बूसो बाल्कवा अच्छा है।
वो उसके वैरायटी अच्छी है, अच्छी वैरायटी है, वो भी ज़्यादा प्रेफर की जाती है और इंडिया के सारे क्लाइमेट में भी वो सूटेबल है। उसमें जो भी पौधे बनाने के पारंपरिक भी तरीके हैं, लेकिन अगर हमें कमर्शियल उसका उपयोग करना है तो टिश्यू कल्चर ही लगाना है। क्योंकि क्या होता है, टिश्यू कल्चर एक शुद्ध आनुवंशिक जिसके गुण है वो सिलेक्टेड है, जो भी 30 साल से ज़्यादा बांस है बड़ी, उससे वो सिलेक्ट किया हुआ रहता है। आनुवंशिक गुणधर्म उसके अच्छा रहते हैं, उसका यील्ड, उसका डिसीज पेस्ट रेजिस्टेंट बहुत अच्छा रहता है। वो सिलेक्टेड प्लांट से बनाए जाते हैं और एक समान आनुवंशिक गुण के रहते हैं। मतलब टिश्यू कल्चर अगर आपने खेत में लगाया तो सारे पौधे एक समान लगेंगे, उनके आनुवंशिक गुणधर्म एक समान होंगे, तो वो उसका उपयोग है। और वो डिसीज और पेस्ट मतलब उसको कीड़ा और रोग से फ्री रहते हैं। हाँ, और वो कोई भी क्लाइमेट में आपको अवेलेबल रहते हैं। हर साल में आपको टिश्यू कल्चर पौधे अवेलेबल मिल सकते हैं उसकी, और कितनी भी मात्रा में आपको चाहिए, 1 लाख भी प्लांट चाहिए तो आप टिश्यू कल्चर के बना सकते हैं। यानी बड़ी खेती करनी है तो टिश्यू कल्चर ही कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए टिश्यू कल्चर ही है। और अभी जो भी उसके विशेषज्ञ हैं वो आपको टिश्यू कल्चर के पौधे ही सिफारिश करेंगे। अभी हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वो भी जो भी सब्सिडाइज कर रहे हैं वो टिश्यू कल्चर प्लांट के लिए ही कर रहे हैं। इसके कारण किसान को कोई स्कीम लेनी हो तो टिश्यू कल्चर पौधों के लिए ही है। वो टिश्यू कल्चर पौधे लगाने के बाद ही वो स्कीम मिलती है, इसलिए अभी उसका यूज़ करना है तो टिश्यू कल्चर प्लांट ही उसको सूटेबल है। ऐसा ही ऐसा सर, आप जो बांस का क्या उपयोगिता है ये सब है, लेकिन जो हमारा किसान पारंपरिक खेती कर रहा है, हाँ। उसको इसमें रुझाव कैसा आएगा? ये बांस क्यों लगाएगा, लेकिन वो लगाया तो उसको ऐसा आगे लगेगा क्या, इसका कुछ उपयोग है, उसका मार्केटिंग हो जाएगा? क्या है, हर एक किसान अपने जो भी खेती से ज़्यादा इनकम चाहता है। पारंपरिक खेती में देखा जाए तो कई सारी नैसर्गिक आपत्तियाँ हैं, बाढ़ है, सूखा है, गारपीट है। इन सब नैसर्गिक आपत्तियों के कारण उसका उत्पादन नहीं उसको मिल रहा है। उसका नुकसान उसके बाद में उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है, जैसे कि खाद की कीमतें बढ़ रही है, मजदूरी की कीमतें बढ़ रही हैं, और उसके बाद में देखा जाए तो नए नए कीट रोग आ रहे हैं, उसके कारण भी उसका उत्पादन उसको सही मूल्य नहीं मिल रहा है, कम हो रहा है। इसके बाद भी अगर किसान ने अच्छा प्रोडक्शन किया तो उसका बाजार मूल्य उसको एश्योर्ड नहीं है। और इस तरफ ये पारंपरिक खेती का चित्र है। दूसरे तरफ अगर बांस की खेती में जाए तो ये सभी प्रॉब्लम रहने के बाद भी हमें एश्योर्ड उत्पादन मिलता है, नैसर्गिक सस्टेनेबल उसका यील्ड मिलता है, और उसका रेट भी अच्छा, भविष्य में उसका डिमांड भी बहुत है। आज इंडिया में देखा जाए तो 95% जो भी बांस आता है वो जंगल से आता है। मतलब बढ़ने वाले इंडस्ट्री को बांस के आधार पर जो भी इंडस्ट्री है उसको हम पूरे जंगल पे आधारित उत्पादन नहीं दे सकते, उसके लिए कमर्शियली लगाना ही ज़रूरत है। इसके लिए ये जो भी बांस का कल्टीवेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसका इम्पोर्टेंस ध्यान में रखकर आने वाले समय में बांस के प्लांट की जो भी नीड है अच्छे टिश्यू कल्चर प्लांट की, वो ध्यान में रखकर हम जो पिछले 20 साल से टिश्यू कल्चर में काम कर रहे हैं, वो बनाना में है, सागौन में है। अभी हम 1-2 साल से टिश्यू कल्चर बांस के पौधों के भी निर्माण कर रहे हैं और सारे देश में दे रहे हैं। आपके लैब में कितने पौधे बनते हैं अभी टिश्यू कल्चर लैब में? अभी तो पूरा लैब का देखा जाए तो 50 लाख पौधे हर साल बनाने की हमारी क्षमता है। इसमें हम जो भी बनाना है उसके पौधे बनाते हैं, सागौन के बनाते हैं, कोई ऑर्नामेंटल प्लांट है उसके भी बनाते हैं, और स्पेशली बांस के देखा जाए तो 10 लाख से ज़्यादा पौधे हम हर साल बना सकते हैं। बना सकते हैं। आपकी क्षमता है, उसकी क्षमता है, और उसका हम सारे देश भर भी वितरण कर रहे हैं। उसको सारे देश भर डिमांड आ रही है, और गवर्नमेंट भी उसको मोटिवेट कर रही है। उन्होंने भी उसके लिए बाम्बू मिशन से वो स्कीम लाई है। यानी जो बांस का मिशन चल रहा है उसमें आपका योगदान बढ़ रहा है, उसका इसमें हमारा योगदान बढ़ रहा है, दे रहे हैं, और किसान को भी जानकारी दे रहे हैं। किसान आपको जानकारी, किसान आपकी तरफ से आएंगे, आपको मिलेंगे, आप जानकारी देंगे तो और भी खेती बढ़ जाएगी, और ये सब काम के लिए बांस बढ़ेगा, और ये एक आशादायी ऐसा चित्र रहेगा। ऐसा बांस देश के एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में और इकोनॉमिक सेक्टर में क्रांति करने की उसमें ज़बरदस्त क्षमता है, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसीलिए सब लोग जिनको
आना है उसमें जल्दी आना चाहिए, लोगों ने बांस लगाना चाहिए, ऐसा सही। आपका सुझाव है।